हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लो, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं अपना आइसोमेरिज्म का सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। तो चूँकि बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर कराने थे जो मैंने करा लिया है, और अभी मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर की। चूँकि स्टीरियो आइसोमर अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हमारा जेई हो, नीट हो, या इवन समटाइम्स बोर्ड्स में भी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो, जीओसी पार्ट 11th का और 12th का हेलो एल्केन्स में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। चूँकि मैंने आप लोगों को SN1 SN2 ऑलरेडी बता के रखा है, लेकिन SN1 SN2 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चूँकि मैंने बताया था कि जो आइसोमर्स होता है कि क्या है उसका एक्चुअल डेफिनेशन, तो आप जानते हो कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसी को हम बोलते हैं कि आइसोमर। और ये भी बताया था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टीरियो आइसोमर होता है, एक स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में तो चलो ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है, लेकिन स्टीरियो की जब बात करोगे, जब वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन इसका चेंज हो जाता है। चूँकि वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स है विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है, वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो उसकी स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है वहाँ। क्योंकि वहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। मतलब वहाँ पे जो एटम्स है, जो ग्रुप है, वो डिफरेंट स्पेशल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो अगर पर्टिकुलर अपोजिट प्लेन में हो या तो सेम प्लेन में हो, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे क्या, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट हैव डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, या बट हैव डिफरेंस इन दियर पर्टिकुलर ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री के फॉर्म में डिफरेंस हो। अब सोचोगे ज्योमेट्री क्या है, शायद आप लोगों ने किया होगा। जैसे अगर आपने ज्योमेट्री का नाम सुना होगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, ये सब काइंड ऑफ द ज्योमेट्री होते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने डेफिनेशन बताया कि स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पेशल जो अरेंजमेंट है एटम का वो डिफरेंट होता है। मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म के यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, और उस आइसोमेरिज्म के जो पार्ट्स हैं वो कितने सब पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। तो लेट्स सी। देखो बच्चों, तो सिंपल सा डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म में। जैसा आपने देखा था, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। चूँकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 पार्ट्स में क्लासीफाई है, एक होता है यहाँ पे कन्फिगरेशनल, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो कन्फिगरेशनल होता है हमारा, ये सेपरेबल होता है, लेकिन जो कन्फर्मेशनल होता है वो नॉन सेपरेबल होता है। तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको इजी पड़े। मतलब ये नॉन सेपरेबल है, इसे सेपरेट नहीं किया जाता। ये जो कन्फर्मेशनल होता है उसको हम रोटो, या कह सकते हैं रोटामर भी कहते हैं, या रोटोमेरेशन भी बोल सकते हो। तो रोटामर बोलो, क्योंकि इसे हम रोटामर भी कहते हैं। रोटामर क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे ही पहले कन्फिगरेशनल होना चाहिए। बट कुछ पॉइंट में कन्फर्मेशनल के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कन्फर्मेशनल होता है, एटलीस्ट उसमें अगर हम देखें तो कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उस समय एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की हम रोटेशन देखते हैं, और उस रोटेशन के बेस पे जो एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बैरियर एनर्जी बोलते हैं, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फर्मेशनल का मतलब होता है रोटामर। उसमें कन्फर्मेशनल में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, हॉर्स प्रोजेक्शन, इन सब के भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टैगर्ड हो गया, स्क्यू हो गया, इसे हम गॉसे भी बोलते हैं, और
क्योंकि जो गॉसे होता है एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इक्लिप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चूँकि वो नॉन सेपरेबल है, लेकिन जो हमारा कन्फिग्रेशनल होता है ये सेपरेबल होता है। ये क्या है? सेपरेबल। इसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्फिग्रेशनल के दो टाइप से, एक ज्योमेट्रिकल है और एक ऑप्टिकल है। तो हमें इन्हीं के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो इसको पहले तो अगर आपको समझ में तो नोट्स कर लो फटाफट, अगर देखा जाए तो फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तो देखो जो कन्फिग्रेशनल है, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो कन्फिग्रेशनल के भी अगर पार्ट्स में, दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किसको? कन्फिग्रेशनल को। देखो यहाँ पे पहले तो आप क्या लिखोगे? आइसोमर के दो पार्ट्स थे, आपने जैसा देखा। कौन कौन सा था? एक स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल तो आपने ऑलरेडी कर लिया है। स्टीरियो में अगर आपने देखा अभी अभी जस्ट, तो स्टीरियो में क्या था? तो स्टीरियो में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक था अपना कन्फिग्रेशनल और दूसरा क्या था? कन्फर्मेशनल। और चूंकि मैंने बताया कन्फिग्रेशनल जो होता है इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक किसमें? इनेंशियोमर में, इनेंशियोमर में, और दूसरा डायस्टीरियोमर में। इसमें डायस्टीरियोमर में। बहुत ध्यान से देखो। एक्चुअली अभी अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर किया कि जो स्टीरियो आइसोमर है हमारा, ये दो पार्ट्स होते हैं, कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। और मैंने एकदम क्लियरली बताया कि जो कन्फिग्रेशनल होता है वो सेपरेबल होता है और जो कन्फर्मेशनल होता है वो नॉन सेपरेबल होता है, उसे हम सेपरेट नहीं करते। इसमें हम किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में उसकी रोटेशन देखते हैं, जो हम आगे करने वाले हैं। इसी में आपको मैंने बताया कि क्या करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन करना है। बट कन्फिग्रेशनल के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक है इनेंशियोमर और दूसरा है डायस्टीरियोमर। एक्चुअली इनेंशियोमर का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। क्या हो? मिरर इमेज रखते हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज रखते हो। अगर दूसरे की अगर बात किया जाए यहाँ पर किसकी? डायस्टीरियोमर की, तो आप क्या लिखोगे? जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना रखते हो, जिसे हम नॉन मिरर इमेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉन मिरर इमेज, ठीक है। तो देखो एक्चुअली जो इनेंशियोमर है वो एक दूसरे का मिरर इमेज रखेगा और डायस्टीरियोमर होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रखता, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन ये दोनों भी पार्ट किसके? कन्फिग्रेशनल के। चूँकि आप इसके पहले आपने देखा कि कन्फिग्रेशनल को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। किसमें? बताइए। सिस ट्रांस में, ठीक है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल बोलते हैं और ऑप्टिकल बोलते हैं। तो सिस ट्रांस हमारा ज्योमेट्रिकल का पार्ट है, डेक्स्ट्रोलीवो ऑप्टिकल का पार्ट है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए सही मायने में, तो जो इनेंशियोमर है, जिसे हम इनेंशियोमर बोल रहे हैं, ठीक है, यही हमारा सिर्फ क्या रखता है? ऑप्टिकल रखता है। क्या रखता है? ऑप्टिकल। क्योंकि मिरर इमेज हमें अगर देखना होगा, आगे आप देखोगे जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या रखता है? ऑप्टिकल रखता है। लेकिन एक बात याद रखना, इनेंशियोमर में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा। तो इनेंशियो में सिर्फ क्या आ सकता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे। दो पार्ट यहाँ था, ये इनेंशियो था और ये डायस्टीरियो था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इनेंशियो में सिर्फ एक ही आएगा, जो क्या होता है अगर देखा जाए इसी भर में हम सिर्फ क्या देख सकते हैं? ऑप्टिकल देख सकते हैं। लेकिन जो डायस्टीरियो होता है इसमें दोनों आते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल तो आता ही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रखते, याद रखना। लेकिन ऑप्टिकल में अगर देखा जाए कोई भी कंपाउंड्स अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा
जब वो एक दूसरे के मिरर इमेज रखेंगे। नॉट ऑलवेज, कुछ वहाँ पे और भी ऐसे है रूल्स जहाँ पे मिरर इमेज रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इनेंशियोमर में सिर्फ क्या हो सकता है, ऑप्टिकल, और यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ये दोनों हो सकते हैं। फिर से यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, जो मिरर इमेज हो। डाइस्टीरियोमर का मतलब होता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, जो नॉन मिरर इमेज शो करते हो। तो जो ऑप्टिकल हमारे आइसोमर होते हैं वो सिर्फ इनेंशियोमर में ही नहीं बल्कि वो डाइस्टीरियोमर में भी पाया जाता है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल की बात की जाए तो इनेंशियोमर में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कहाँ मिलेगा, डाइस्टीरियोमर में, सिर्फ डाइस्टीरियोमर में मिलता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का कोई मिरर इमेज नहीं होता है। अब सोचोगे तो इसमें ऑप्टिकल, क्योंकि कुछ मैंने बताया मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो मिरर इमेज नहीं रखते लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। जैसे अगर आप देखोगे वहाँ पे स्पाइरो का आ जाएगा, एलीन का आ जाएगा, तो कुछ है मॉलिक्यूल जो हम देखेंगे यहाँ। तो लेट्स सी फर्दर अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है वो आपको आना चाहिए। देखो अगर आपको कंडीशन नहीं पता है तब तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा वहाँ ज्योमेट्रिकल है कौन सा वहाँ ऑप्टिकल है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्रिकल की। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल की कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, ज्योमेट्रिकल। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसी मॉलिक्यूल में होता है या उसी कंपाउंड्स में होता है जिस कंपाउंड्स में क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब कि वहाँ जो कंपाउंड्स है एटम के बीच में, यानी टू एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड रखना चाहिए। इट मीन्स पाई बॉन्ड रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, पाई बॉन्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल ही हो, ट्रिपल भी हो सकता है, जो हम आगे देखेंगे। इसके एक्चुअली ज्योमेट्रिकल में देखा जाए तो कई टाइप्स आते हैं। अगर आपने देखा होगा सिस आता है, ट्रांस आता है, ठीक है, नोट करके लिखना। सिस आता है, ट्रांस आता है, जेड आता है, ई आता है, सीन आता है और एंटी आता है, एरिथ्रियो आता है और थ्रियो आता है। इन सब के बारे में हमें डिस्कशन यहाँ पे करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिस ट्रांस होता है, जब वहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम में एटलीस्ट याद रखना जो डिफरेंट, यानी जो टू सेम एटम्स हैं वो डिफरेंट सेंट्रल पे होने चाहिए। डिफरेंट सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे करते हैं। तो सिस का मतलब ये होता है कि जब टू सिमिलर एटम सेम प्लेन में हों, सेम एटम या ग्रुप, जब टू सेम एटम सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है और वो सेम प्लेन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस। और वही अगर टू सेम एटम एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्लेन में है, तो क्या बोलेंगे हम, ट्रांस। तो मैंने क्या बताया, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंपाउंड शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और यू कैन से पाई बॉन्ड, नॉट ऑलवेज। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो कहीं कहीं जैसे हम साइक्लो की बात करेंगे तो साइक्लो में वहाँ पे पाई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि नॉट ऑलवेज। ये कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हम सिस और ट्रांस को क्लासीफाई कर सके, वहाँ पे उसे डिफ्रेंशिएट कर सके। तो सिस और ट्रांस के लिए मैंने क्या बताया कि पहला कंडीशन क्या है कि अगर टू सेम एटम्स अगर है, टू सेम एटम्स और ग्रुप वो सेम प्लेन में है तो उसे हम सिस बोलेंगे। अगर वही टू सेम एटम्स या जो ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, क्या होगा, ट्रांस होगा। एग्जांपल में अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पे C4H8 मैंने लिया, ठीक है, C4H8 शो करेगा सिस ट्रांस या नहीं। तो चूंकि ये एल्कीन है तो एल्कीन है, कैसे पता चलेगा, तो एल्कीन के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है, CnH2n। आपका ये एल्कीन का क्या हो गया, फॉर्मूला है, जहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, आपको तो पता ही है। या तो आपको अगर नहीं पता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो
क्या निकाल लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसका भी फॉर्मूला मैंने दे के रखा है, तो इसके बेस पे पता चल जाएगा कि क्या है यहाँ पे। तो देखो जो C4H8 है एल्कीन है, तो इसका अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो C देखो कार्बन 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 4 है, हमने लिख दिया। अगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दोगे तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर यहीं पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाते हो और यहाँ पे आपका ये CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा और इसके पास भी एक H है और इसके पास भी H है, तो इस मॉलिक्यूल को हम सिस और ट्रांस में आसानी से प्लेस कर सकते हैं। देखो एक बात ध्यान से, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अगर आप किसी एक को स्टेशनरी पे रख के दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो रोटेट हो ही नहीं पाएगा, रोटेट हो ही नहीं पाएगा, अलाउ ही नहीं करेगा। जब रोटेट हो ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और दूसरा जो नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें एरियल डिफरेंस होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस का डिफरेंस होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो सिस और ट्रांस है। एरियल यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ शो करूँ तो रुको दिखाता हूँ। पहले C डबल बॉन्ड C है, देखो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। अब देखो एक बात और जो मैंने बताया, जैसे HH यहाँ लिख दूँ और CH3 और CH3 यहाँ लिख दूँ, एक इसके लिए है हमारा वही C4H8, क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? बिल्कुल नहीं। यही मैं समझाने की कोशिश किया था मैंने अभी कि अगर टू सेम एटम या ग्रुप सेम सेंटर एटम से कनेक्टेड हो तो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, ये इसके लिए। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करोगे तो वहाँ इस रूल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल है कि अगर देखो इसको तो हमने सेंट्रल एटम मान लिया, दिस इज आवर सेंट्रल एटम। भाई देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे शो करेगा वो भी मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे शो करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे। पहले एक चीज़ तो क्लियर कर लूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और पहली बात, अगर रोटेट अगर मान लो अलाउ करता है कि रोटेट कर भी दिया तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि CH3 अगर इसको ऊपर लेके जा रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो मीनिंग तो सेम ही है। कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ ना। इसीलिए एक ही सेंट्रल एटम से दो सेम एटम और ग्रुप कनेक्ट अगर हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे टू सेम एटम या ग्रुप अगर है तो वहाँ पर अलग अलग सेंटर कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब वही एक CH3 अगर यहाँ पे है इस कार्बन के साथ और यही एक CH3 यहाँ इस कार्बन के साथ और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरे कंपाउंड में टू सेम ग्रुप है, एक A सेम ग्रुप है 2 और एक A सेम ग्रुप है 2। लेकिन ये जो टू सेम ग्रुप है ये अलग अलग कार्बन से क्या कनेक्टेड है, तो ये अलग अलग कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। ये कि नहीं कि एक ही कार्बन से CH3 कनेक्ट हो दोनों, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन दोनों कनेक्ट हो, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर ही नहीं सकते हो आप, ये याद रखना। तो अब ऐसे केस में हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस शर्तें मैंने आपको बताया। दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि दे शुड हैव द एरियल डिस्टेंस डिफरेंस। दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंपाउंड्स शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये पहला, चूंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बता दिया कि पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप रोटेट करने की कोशिश करोगे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, दे शुड हैव एरियल डिस्टेंस डिफरेंस। तो याद रखना है आपको। आप सोचोगे रियल डिस्टेंस डिफरेंस है क्या, तो ये भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। देखो एक बात ध्यान से, ये हमारा क्या है, सिस, क्योंकि टू सेम एटम अगर सेम प्लेन में है या टू सेम ग्रुप सेम प्लेन में है तो हुआ सिस, तो इसका एरियल डिस्टेंस देखो आप ध्यान से,
ए एरियल डिस्टेंस। अगर वो आपने लिख लिया है तो उसको मैं इरेज करूँगा और फिर उसके बाद मैं ट्रांस का दिखा के उसका भी एरियल डिस्टेंस में शो करने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट आप इसको लिखो, फिर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। फटाफट लिख लो आप, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ लिख लिया है आपने, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो अब इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसको ट्रांस मोड में अगर मैं लिखूँ, एक CH3 यहाँ पे है ही, इस CH3 को मैंने क्या किया, इसका पोजीशन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया और ये H हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे HH सेम प्लेन में था, इसके बीच जो एरियल डिस्टेंस ए है और HH एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, तो इनके बीच एरियल डिस्टेंस आप देख सकते हो ए है। तो क्या है, एरियल डिस्टेंस सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका ट्रांस का जो एरियल डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और सिस का जो एरियल डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। ये एरियल डिस्टेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिस ट्रांस के लिए, ठीक है। किसके लिए? सिस ट्रांस के एरियल डिस्टेंस। तो आपको याद रखना है कि अगर जिसमें एरियल डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो हमारा क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, और जिसमें एरियल डिस्टेंस कम आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। तो ये सिस है और ये ट्रांस है। तो नोट कर लो आप, फटाफट नोट कर लो बिना किसी डिले के, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये जो दो नेसेसरी कंडीशन है, याद रखना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज। जो यहाँ इस टाइप के मॉलिक्यूल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर छोटा सा है नहीं, बड़ा है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहला, और दूसरा क्या होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे हम देखते हैं, तो देखो आपको पता है कि कार्बन के बीच अगर कार्बन की एटॉमिक नंबर अगर देखते हो तो 6 होता है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 और क्या था 2p, कितना आएगा, 2 आएगा, 2p2 आएगा, ठीक है। और चूंकि हमने ऑक्टेन लिया था, वहाँ पे ब्यूटेन लिया था, तो ब्यूटेन क्या था कि C4H8, तो ब्यूटेन हमने लिया है। तो ब्यूटेन का यहाँ पे हमें देखना कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बनाते हैं। आपने देखा क्या है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड था और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है, H है। आप देखो इसी में मैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर बात करूँ, जैसे यहाँ पे जब ये क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो आप जानते हो कि जब यहाँ पे हेड टू हेड, आपको ये भी पता होगा कि S का जो होता है स्फेरिकल होता है, P का क्या होता है यहाँ पे डम्बल होता है, डम्बल शेप होता है। तो चूंकि दोनों के बीच जब सिग्मा का फॉर्मेशन होगा, आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है, जब यहाँ पे p ऑर्बिटल एक दूसरे हेड टू हेड अगर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। विच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर यही p ऑर्बिटल एक दूसरे से साइड वाइज या डाइगोनली क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। तो अब मैं इसी को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इनमें वर्क करता है। वेट करो, देखो यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन इस दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा है, ठीक है, क्या है, सिग्मा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, जो मॉलिक्यूल है किसमें होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। प्लेन का मतलब क्या होता है, यानी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर प्लेनर है तभी होगा जब प्लेन में होगा। तो देखो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज करो ये कोई अपना स्पेस है। अब इस सेंटर पे ध्यान से देखो, इस सेंटर पे ये दोनों कार्बन है, इससे हम प्लेन मानते हैं, यानी प्लेनर मानते हैं। तो इस सेंटर पे दोनों कार्बन है, तो एक कार्बन किधर जाएगा, एक कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है इधर कनेक्ट होगा, इसका जो है इधर कनेक्ट होगा, इसका जो है इधर कनेक्ट होगा, इसका ये इधर। तो मतलब ये किस में है, एक प्लेन में है, यानी ये प्लेनर फॉर्म में है। देखो ये प्लेनर फॉर्म में, तो मतलब प्लेन में, याद रखो। तो मैंने फिर से बताया आपको और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये प्लेनर है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तभी आप अच्छे से इसको सिस और ट्रांस में
क्लासीफाई कर सकते हो। मान लो एक पर्टिकुलर प्लेन है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, सेंटर एटम यहाँ है। देखो प्लेन का मतलब इस तरीके से, ऐसे आप देख रहे हो ना, यही है बुक, या एक बॉक्स ले लिया मैंने, ऐसे मैंने प्लेन मान लिया, इस तरीके से है। यहाँ पे सी ए वाले दोनों सेंटर एटम, तो ए हाइड्रोजन कहाँ है, इधर, और ए इधर, और ए वाला पार्ट इधर, और ए वाला पार्ट इधर। तो क्या हो गया, प्लेनर हो गया। क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो इसको याद रखो। तो होगा क्या कि प्लेनर में होने की वजह से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसका एक पी ऑर्बिटल यहाँ है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे कार्बन का, क्योंकि ये कार्बन तो 3 ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे जो हो रहा है कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। सेम केस यहाँ पे भी देखो, इधर जा रहा है, तो इधर भी कार्बन का क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। देख रहे हो। लेकिन इधर क्या है, ये देख रहे हो, यहाँ पे है एक ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 1s1 आएगा, s है, और s का जो होता है शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हो इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है। तभी तो फिलहाल मैंने इसकी और इसकी और इसकी कहानी बताई। अभी जो पाई बॉन्ड है उसका क्या कहानी है, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे से डायगोनली या साइड वाइज क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। कैसे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, अगर आप इस मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रखते हो और इसको रोटेट करते हो ऐसे करके, ऐसे, तो क्या होगा, ये पाई जो बॉन्ड बन रहा है ब्रेक हो जाएगा ना। तो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? यस है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता तो क्या होता, पाई बॉन्ड रोटेट कर जाता। लेकिन पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। रोटेट करने पर पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो पाई बॉन्ड की वजह से है। पाई बॉन्ड उसे घूमने नहीं दे रहा है। अगर यहीं सिग्मा बॉन्ड होता तो तुरंत ही वो क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी लेता है और घूम जाता है। सराउंडिंग एटम से एनर्जी लेकर तुरंत ही क्या करता है, घूम जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल घूम नहीं रहा है, ये बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल में जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तभी वो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इस टाइप के मॉलिक्यूल में होते हैं। जब साइक्लिक का कंपाउंड की बात करोगे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैटर नहीं करता उतना। और वो भी बताऊँगे, उसमें भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ऐसा होता है। फिलहाल इसको आप नोट कर लो अच्छे से। और कुछ और भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ जहाँ पे इस तरीके के आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हो। फटाफट नोट करो आप। चलो देखते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पे C4H6Cl2 है, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? यस, हो सकता है। कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना लो, क्योंकि 4 कार्बन है। क्योंकि एल्कीन का ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक साइड में और दूसरे साइड में यहाँ पे CH3 लिख लो, यहाँ पे भी आप CH3 लिख लो, और यहाँ क्या लिखो, Cl लिखो, और यहाँ पे Cl लिखो। तो ये क्या हो गया, आप काउंट करो ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, वी हैव रिटन, क्लोरीन है 2। तो यहाँ पे 2 जो सेम ग्रुप है वो एक ही प्लेन में है, डिफरेंट सेंट्रल एटम से। 2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे सेम ही प्लेन में है, तो इससे डिफरेंट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब ये दोनों, ये अलग है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता हो। यहाँ पे आप एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखेंगे सेम है, मतलब एरियल डिस्टेंस थोड़ा कम है। और यही अगर आप इसको ट्रांस में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांस में क्या करोगे, पोजीशन चेंज कर देना है इसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट मैटर करता है। तो सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पे CH3 तो है ही, यहाँ Cl है ही, बस इस Cl को आपको यहाँ चेंज कर देना है और CH3 को यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरियल डिस्टेंस, चाहे इसकी बात करें एरियल डिस्टेंस की या इसकी बात करें एरियल डिस्टेंस, तो किसकी एरियल डिस्टेंस ज़्यादा है उसका बताता। मेन रूल यही है, एरियल डिस्टेंस और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया और सिस हो गया।
अच्छा चलो ठीक है, ये आप लिख लो फटाक से। और इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं बोलूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ और आपको वहाँ बताना हो कि सिस है कि ट्रांस है, तो कैसे आप क्लासीफाई करो, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? लिखा, राइट इट ऑल फर्स्ट। देखो देखो यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल को मैं लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड रखता हूँ और सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन का है तो कितने कार्बन है 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 CH3 और यहाँ पे Cl लिख दिया और यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे Cl लिख दिया। तो बताओ क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? फटाक से बताओ, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो मैंने बता दिया आपको कि मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे शो करता है, मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको बता दिया है कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताओ क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? यस, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि यहाँ 2 सेम एटम है या ग्रुप है, सेम प्लेन में है, तो हो रहा है। हम इस बेस पे भी बता सकते हैं, या तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं E और Z के फॉर्म में, क्योंकि E और Z जो होता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एक्सप्लेन करता है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूँ E और Z की ओर जाने से पहले। आपने इस मॉलिक्यूल को तो देखा होगा बिल्कुल अच्छे से। किससे अगर बात किया जाए तो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ COOH है और यहाँ H है, यहाँ COOH है और यहाँ पे H है। देखो वही मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ बट यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट में अलग कर देता हूँ। यहाँ H है और यहाँ पे COOH है, यहाँ देखो COH है और यहाँ H है। आपको मॉलिक्यूल देख के तो पता चल रहा होगा कि इसका नाम क्या है। पहली बात तो इसका नाम अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप इसमें हमारा कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो इस टर्मिनल पे भी है इस टर्मिनल पे भी है। तो यहाँ से नाम अगर नंबरिंग हम देना स्टार्ट करें तो भी करेक्ट आएगा, यहाँ से देना स्टार्ट करें तो भी करेक्ट आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेंटर पे ही मिल रहा है। चूँकि प्रायोरिटाइज हम इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे तो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। तो अगर हम देखा जाए तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 2 in 1 2 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 2 in क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। तो ब्यूटेन आप बोल सकते हो या ब्यूट भी बोल सकते हो। तो ब्यूटेन 2 in 1 4 डाइओइक एसिड। 1 4 क्यों? क्योंकि 1 पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 4 पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसलिए 1 4 डाइओइक एसिड बोलेंगे। सेम नाम तो इसका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर IUPAC कभी पूछे नेम तो इसे बोलेंगे सिस ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? सिस ब्यूटेन 2 in 1 4 डाइओइक एसिड, और इसे बोलेंगे ट्रांस ब्यूटेन 2 in 1 4 डाइओइक एसिड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ COH ग्रुप सेम प्लेन में आता है तो इसे हम बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड बोलते हैं, याद रखना, मैलिक एसिड बोलते हैं। और अगर यहाँ पे COH ग्रुप अपोजिट प्लेन में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेस करो। उसे हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। और सोचो इनकी सिस ट्रांस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल जो अरेंजमेंट है, ग्रुप की जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसका डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई, नाम भी चेंज हो गया। इसे मैलिक बोलेंगे और इसे फ्यूमेरिक बोलेंगे। तो नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस मोड में अगर यही सेम चीज़ है तो ट्रांस मोड में तो फ्यूमेरिक होता है, और अगर सिस मोड में है तो क्या होगा? मैलिक होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लो इसको। क्लियर? फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमारा होगा सिनेमिक एसिड का एग्जाम्पल। किसका? सिनेमिक एसिड। तो नाम तो क्लियर हो गया ना, इसको फ्यूमेरिक बोलेंगे, इसको मैलिक। तो ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे अभी? मान लो सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड क्या है? देखो आपको क्या करना है, यहाँ CC डबल बॉन्ड है, इधर H लिख दो, इधर C6H5 लिख दो, और इधर COH लिख दो, और इधर H लिख दो।
अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे भी, देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, फिर इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेना। कैसे आप लिखोगे, C6H5 C6H5 कंडेंस फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH एंड COH। देखो इसको है, वो हमारा कौन सा है, सिनेमिक एसिड है, सिनेमिक एसिड है। यहाँ पे सिनेमिक एसिड कैसे बनाते हैं, आप पहले सिनेमल्डिहाइड बना लो, फिर ऑक्सीडाइज कर दो, सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। अब इसको अगर सिस ट्रांस में शो करना है तो अभी जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कौन सा मीडियम है, कैसा है ये आप देख सकते हो कि HH एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्लेन में है। अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो CC डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और एक काम कर सकते हैं कि HH को क्या करें, सेम प्लेन में कर दें और यहाँ COH लिख दें और यहाँ पे क्या कर दें C6H5। तो पहले वाले केस में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे भी सिस ट्रांस के बेस पे भी हम, क्योंकि 2 सेम ग्रुप है ना, यहाँ पे एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप है ना डिफरेंट सेंटर एटम से, और सेम ग्रुप अगर सेम प्लेन में आए तो क्या हो जाएगा सिस, और यहाँ डिफरेंट प्लेन में आए तो क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। तो ये भी हमारा सिस और ट्रांस शो करता है, याद रखना। तो एक बात हमेशा याद रखना, एनी कार्बन ए और ए शुड हैव डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रखा है। अगर एनी कार्बन शुड हैव सेम ग्रुप तो हमारा सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर, अगर इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, मान लो HH को यहाँ लिख दूँ और एक साइड में यहाँ पे COH लिख दूँ और यहाँ पे आपको मैं C6H5 लिख दूँ, तो क्या शो करेगा, बिल्कुल नहीं शो करने वाला, बिल्कुल शो नहीं करने वाला है। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन, मैंने क्या बताया कि 2 सेम ग्रुप को नहीं रख सकता। ये 2 सेम ग्रुप को रख रहा है, और 2 सेम ग्रुप को अगर रख रहा है तो सिस ट्रांस में नहीं जाएगा। तो कोई भी सेंटर जो कार्बन है एटलीस्ट डिफरेंट ग्रुप और एटम्स रखना चाहिए, जिससे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सके, GI शो कर सके। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो, क्योंकि COH के और C6H5 के बेस पे तो आप नहीं बोलोगे, यहाँ पे H और H के बीच में बेस पे बोलोगे तो एक दूसरे का एरियल डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पे एक दूसरे का एरियल डिस्टेंस कम। तो ये पार्ट हमारा क्या है सिस और ये पार्ट क्या है ट्रांस। तो अब क्या बोलोगे, ट्रांस सिनेमिक एसिड और वो सिस सिनेमिक एसिड, ट्रांस सिनेमिक एसिड और सिस सिनेमिक एसिड। क्लियर है, तो नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। फिर एक एग्जांपल और देता हूँ आपके लिए, और मैं देखूँगा कि आप उसे करके कब तक मुझे शेयर करते हो। नोटेड। चलो अब देखो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर C5H10 है, तो विल इट शो। फिर से अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ और पूछूँ कि यहाँ पे C6H10, मान लो अगर आपके पास यहाँ पे, और एक और ले लेता हूँ, क्लोरीन ले लेता हूँ और यहाँ पे Cl2 ही लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा आसान वर्ड में इसको समझ सको, और Cl2 लेता हूँ यहाँ पे। विल इट शो? यस, दे बोथ विल शो। हाउ? तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस कार्बन की। देखो क्या होता है, मैंने बताया कि आपको अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल या आइसोमर देखना है, सिस ट्रांस देखना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मॉलिक्यूल ओपन फॉर्म में है या रिंग फॉर्म में है। तो ओपन फॉर्म में अगर है तो दैट मस्ट हैव द पाई बॉन्ड, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। और आपको वहाँ पे दोनों के बीच एरियल डिस्टेंस का भी डिफरेंस देखना है, जिससे आप क्लासीफाई कर सकते हो कि वो सिस है और ट्रांस है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे C5H10 का। तो C5H10 में सबसे पहले अगर डायग्राम बनाओगे, आप पहले कार्बन को अगर टारगेट करते हो तो याद रखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन है याद रखना, तो फर्स्ट कार्बन यानी फर्स्ट टर्मिनल कार्बन, जो भी दोनों साइड से टर्मिनल कार्बन है ना, वो कभी भी सिस ट्रांस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन इसमें अगर कोई एक और ग्रुप आ जाए, डिफरेंट ग्रुप आ जाए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डिफरेंट ग्रुप आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिया ना, आप देख सकते हो, या तो इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि एक C5
H9 अगर मान लो Cl आ जाए, तो ऐसे केस में, इस केस में अगर देखा जाए तो हमारा टर्मिनल कार्बन भी कहीं ना कहीं सिस ट्रांस को एक्सप्लेन करता है, सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हैं। मैं दोनों की बात करूंगा और दोनों दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले टर्मिनल कार्बन फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड मैंने रख दिया, हाउ मेनी कार्बन नाउ रिमेनिंग 3 मोर। तो आप यहाँ पे क्या करो, CH2 और CH3 लिख दो, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है ना। यहाँ पे आप CH3 लिख दो, ध्यान से देखना, क्योंकि टर्मिनल कार्बन तो आप CH3 लिखोगे तो होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको टर्मिनल कार्बन की बात कर रहे हो तो CH2 CH3 ले लो, और यहाँ पे H ले लो, और यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे H ले लो। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये टर्मिनल है, यानी फर्स्ट टर्मिनल है, मतलब इनिशियल वाला टर्मिनल है, फिर फाइनल वाला टर्मिनल ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेम कार्बन है यानी सेंटर कार्बन है, यानी ये जो सेंटर कार्बन है, यहाँ पे एक सेंटर कार्बन दो सेम एटम यानी ग्रुप को कैरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। इवन अगर आप इसके बेस पे भी यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, चलो देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये हमारा टर्मिनल है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो ओबियसली फिर भी ये अपना जो टर्मिनल कार्बन है 1 2 3 4 5, तो क्या रख रहा है, 2 सेम ग्रुप को रख रहा है, 2 सेम एटम को रख रहा है। सो विल इट शो? नहीं भाई। तो इसलिए ये शो नहीं करेगा अगर यहाँ पे टर्मिनल कार्बन हमारा पाई बॉन्ड रख रहा है तो, क्योंकि वहाँ पे सेम टाइप का एटम है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल में सेंटर पे आ जाए या एक कार्बन हट के आ जाए तो वहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। वो भी दिखाता हूँ। जैसे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे रख दो, पाई बॉन्ड यहाँ रखा, थोड़ा और भी अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ। पाई बॉन्ड यहाँ रखा, अब पाई बॉन्ड रख दिया ना, हाइड्रोजन को मैं अभी अरेंज करूँगा आपको दिखाने के लिए कैसे होता है। तो पहले तो इसको अब रिप्रेजेंट कर लूँ, यहाँ पाई बॉन्ड वाले कार्बन को मैंने टारगेट किया, कैसे आपको सिस ट्रांस में लेके जाना है पहले ऐसे रख लो। जैसे कभी कभी होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो पहला आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि देखना है कि या इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, यानी पाई बॉन्ड है या नहीं है। मैंने बताया आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप CnH2n से निकाल सकते हो एल्कीन, या तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला यूज कर लो। तो अगर पाई बॉन्ड मिल रहा है और उस पाई बॉन्ड को हम सेंटर पे रखेंगे पहले, और सेंटर पे रखने के बाद वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इस पाई बॉन्ड को मैंने रखा पहले स्ट्रेट चेन में, और फिर उस पाई बॉन्ड वाले कार्बन को मैंने पहले लिया, जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसको पहले लिया। अब चूंकि आप इस स्ट्रेट चेन में जब हाइड्रोजन रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH आएगा, यहाँ पे भी CH आएगा, और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो क्या करना है कि जब आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड वाले कार्बन को टारगेट किया, तो इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे आप देखोगे 2 एटम है, एक हाइड्रोजन भी है, एक CH3। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लिखा और यहाँ CH3 लिखा इस वाले का। और इधर देखो एक हाइड्रोजन है, एक CH2 CH3 है, तो इधर भी मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन, और इधर मैंने लिख दिया CH2 CH3। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छे से देखो। अब देखो मैंने इसको रीअरेंज ऐसे किया। पहले मैंने क्या किया कि जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन को मैंने लिख दिया, और देखा कि एक कार्बन जो है कितने एटम या ग्रुप से कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन से कनेक्ट है और CH3 से कनेक्ट है। तो मैंने हाइड्रोजन को एक प्लेन में लिखा, दूसरे प्लेन में CH3 को लिखा। यहाँ पे भी हमने देखा कि दूसरा वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोजन से होगा एक प्लेन में, और दूसरे साइड में CH2 CH3 से। इसको कंडेंस में आप C2H5 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो सेंटर एटम वाले कार्बन है, यानी जो सेंटर कार्बन है, इसके साथ डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन यहाँ है और इसका डिफरेंट एटम हाइड्रोजन हमें मिलना चाहिए। एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप सेम प्लेन में होना चाहिए। 2 सेम ग्रुप्स अगर है, और ग्रुप बोलो या एटम बोलो, सेम प्लेन में है तो सिस होगा, और वही अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांस होगा। तो देखो इसी को आप अपोजिट प्लेन में भी लिख के दिखा सकते हो। H को क्या करो, यहाँ पे लिख दो, एक H को यहाँ लिख दो, और इसका जो CH3 था ऊपर कर दो, और यहाँ पे CH2 जो CH3 था एज इट इज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो लिख दो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ए क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सेम प्लेन में है और यहाँ हाइड्रोजन टिक अपोजिट प्लेन में है। तो एरियल डिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो ट्रांस हो गया, एरियल डिस्टेंस कम है तो सिस हो गया। तो ये हमारा सिस है और ये ट्रांस है।
ठीक है, नोट इट डाउन। तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि इस वाले मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन, चाहे आपका लेफ्ट वाला टर्मिनल कार्बन हो या राइट वाला टर्मिनल कार्बन हो, वो आइसोमेरिज्म में नहीं जा रहा है, यानी जीआई में नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद ए भी कार्बन जीआई में जाएगा और ए भी कार्बन जीआई में जा सकता है। लेकिन ये जो जीआई में जा रहा है, क्या अगर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन रख दें तो क्या यहाँ पे टर्मिनल कार्बन भी जीआई में जाएगा? यस जाएगा। फिर देखो यही मैं फॉर्म कर रहा हूँ। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। स्ट्रेट चेन लिखो, कार्बन के लिख दिया, 5 कार्बन हो गए। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो। मैंने यही प्रूव करने के लिए इस मॉलिक्यूल को लिया है कि किसका फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन जीआई शो करेगा। तो पहले वाले का तो शो नहीं कर रहा था जो मैंने दिखाया। सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन शो, इधर से देखो सेकेंड कार्बन बोल सकते हो। अब इधर से ही जाओगे तो हम सेकंड यानी थर्ड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो सेकंड पे ही आएगा। तो हम सेकंड इधर से और सेकंड इधर से, वो दोनों जीआई शो करेगा। लेकिन फर्स्ट एंड फर्स्ट जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन सेकंड वाले में, यानी इसका जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये फर्स्ट पे भी जीआई शो करेगा और सेकंड पे भी जीआई शो करेगा। तो पहले अपन को क्या करना है, फर्स्ट वाले कार्बन को देखना है क्या जीआई शो करता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक साइड में Cl रख दिया और यहाँ पे H रख दिया। देखो बहुत ध्यान से। और यहाँ पे मैंने H रख दिया और यहाँ पे CH2 रखा, यहाँ पे CH2 रखा और यहाँ पे CH2। तो पहले तो आप क्लियर हो जाओ क्या ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, इसमें जितने हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्या यहाँ पे प्रॉपर है। एक क्लोरीन था, मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, 3 2 5 2 7 एंड 2 9 लिख दिया। कार्बन 5 है, लिख दिया। मतलब है। अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये जीआई शो करेगा नहीं। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल बिंदास देख सकते हो कि ये जो सेंटर कार्बन है ये 2 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है। ये जो सेंटर कार्बन है ये भी 2 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है। ये जो मैंने इधर ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से। मैंने बोला ना कंडेंस में भी लिख सकते हो, C3H7। तो शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सेम प्लेन में है। हाइड्रोजन देखो सेम प्लेन में है, इसलिए क्या हुआ है, सिस हुआ। ट्रांस तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफर कर दो, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे देखोगे C3H7 रहने दो, यहाँ पे भी H रहने दो। अब बस इसका H इधर लिख दो और Cl यहाँ लिख दो। देखो एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांस हो गया। क्लियर है। तो याद रखो, अगर सिर्फ कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है तो जो फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट टर्मिनल होता है वो जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई अदर भी ग्रुप्स आ गए हैं तो उसके बेस पे हम फर्स्ट और लास्ट कार्बन का भी जीआई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है एग्जांपल, नोट कर लो। तो इसे आपको करना है, आपको करके मुझे भेजना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा क्या ये अपना जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो लेट्स राइट हियर, रफ करता हूँ। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने आयोडीन लिख दिया। नाउ यू टेल, जीआई शो करेगा? अभी तो आप बोलोगे अरे आपने तो बताया कि यहाँ पे 2 सेम ग्रुप होने चाहिए सेम प्लेन में, तो सिस होगा। अगर 2 सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांस होगा। यहाँ तो कोई भी सेम ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पे तो जो सेंटर कार्बन है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अपने देखा जाए तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कि सेम प्लेन में है कि अपोजिट प्लेन में। तो एक्चुअली प्लेनर है। अब प्लेनर का मतलब मैंने समझाया। अब बुक लो, बुक पे देखोगे कितने कॉर्नर है, 4। तो एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर उधर, एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, तो 4 ग्रुप, 2 कॉर्नर इधर पे, 2 कॉर्नर इधर पे मूव कर गए, तो उसे प्लेनर बोलेंगे। उस मॉलिक्यूल को प्लेनर बोलेंगे, याद रखना। तो क्या यहाँ पे शो करेगा जीआई? यस, जीआई यहाँ शो करेगा, लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस के फॉर्म में नहीं करेगा। यहाँ पे जीआई शो करेगा E एंड Z के फॉर्म में, E एंड Z के फॉर्म में। और जो E और Z होता है ये हम करते हैं CIP स्कीम से। CIP है क्या? CIP बोल सकते हो कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग,
स्कीम होता है, आपने नाम सुना होगा, कान, CHAN करके ऐसे, ठीक है, इनगोल्ड, ठीक है, प्रीलॉग, स्कीम। मैं आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस स्पेलिंग। तो देखो, कान का मतलब CHN भी होता है, शायद कान है तो कान ऐसे लिख सकते हो, वैसे सही है जो मैंने बोला। कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग, स्कीम, ये है क्या? एक्चुअली इसमें बताया गया है कि अगर यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप्स जिनकी एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं और वो सेम प्लेन में आता है, तो उसे अल्टीमेटली हम सिस बोलते हैं। और वही 2 ग्रुप जिसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास अपोजिट प्लेन में आता है, तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांस का मतलब हो जाता है ई का मतलब हो जाएगा ट्रांस, याद रखो, और जेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिस। तो ई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। तो जो ट्रांस फॉर्म में दिखेगा वो ई होगा, और जो जेड फॉर्म में दिखेगा वो सिस होगा, यानी सिस फॉर्म में जो है वो जेड होगा, याद रखो आप। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको CIP स्कीम है, इसके ऑर्डर आपको याद करने होंगे, जो मैं दे दूंगा, आपको याद कर लेना है। इसे CIP स्कीम बोलते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके बेस पे देखो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। कहीं पे एटॉमिक नंबर बताया गया है, कहीं एटॉमिक मास नंबर बताया गया। तो आपकी मर्जी, एटॉमिक नंबर के बेस पे जाते हो, एटॉमिक मास नंबर के बेस पे वो आंसर देगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कि अगर आइसोटोप ले लिया, आइसोटोप का मतलब समझते हो ना, कि एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तब आप फंस जाओगे। तब एटॉमिक नंबर आपका ई और जेड बता ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में वहाँ हेल्पफुल होगा एटॉमिक मास नंबर। तो ये मेरा सजेशन यही है, एक्सपेरिमेंटली हो या प्रैक्टिकली कर लो प्रूव। तो अगर आप यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर के बेस पे डिसाइड करना चाहो तो परफेक्ट ई और जेड के बारे में बताएगा। तो ई और जेड अगर आपको डिसाइड करना है तो आप हमेशा मास को कंसीडर करो। उस ग्रुप या उस एटम की क्या कंसीडर करना है? मास कंसीडर करना है। अगर फर्स्ट एटम की मास अगर देखा जाए सेम हो जाता है तो उससे कनेक्टेड दूसरे एटम के मास को आपको कंपेयर करना है। तो अगर मास के बेस पे जाते हो, नंबर के बेस पे नहीं, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे मत जाओ आप, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे आपको, मैंने बताया ना, आइसोटोप के मामले में, आइसोटोप के फॉर्मेट में डिफ़िकल्टी जाएगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ई है या जेड है। लेकिन अगर ये एटॉमिक मास के फॉर्मेट में जाते हो तो वहाँ पे आप क्लियरली आंसर बता सकते हो, इधर ई और जेड। तो ई का मतलब क्या होता है? अपोजिट प्लेन, और जेड का मतलब होता है सेम प्लेन। तो याद रखना दैट वी विल हैव टू डू अकॉर्डिंग टू CIP स्कीम व्हाट ही सेड, कि इफ ग्रुप्स हैविंग द हायर मास and they are present in same plane, so we say that is called Z. If groups having the higher mass and they are present in opposite plane, तो that we say E. तो चलो देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है ये क्या E है या Z है अकॉर्डिंग टू CIP। तो आपको मास फाइंड करना है। तो चलो एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है, तो डिसाइड करो भाई कैसे करोगे। थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो मेरे साथ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले इस सेंटर कार्बन को आपको देखना है। इस सेंटर कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना। तो क्लोरीन की जो मास है 35.5 होता है और ब्रोमीन का उससे ज़्यादा होता है, 80 के नियर बाई अगर देखा जाए तो इसका मतलब ब्रोमीन हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी पहला आएगा और क्लोरीन प्रायोरिटी दूसरा आएगा। 81 के आसपास इसका है और उसका 35.5 है। तो समझ में ए है आपका। यहाँ आयोडीन है जिसका मास आपको पता ही है 127 होता है और फ्लोरीन का 18 होता है। तो इसका मतलब ए पहला है और ए दूसरा है। क्लियर है? अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मास एग्जैक्टली याद ही हो,
तो अगर आप अंदाजे से भी लगा सकते हो, अगर इतना आपका सेंस बना रहा है कि नहीं इसका मास ज़्यादा है इसका कम है, क्योंकि ये पहले आता है बाद में आता है, तो वो भी आपको आइडिया मिल सकता है। यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लोरीन ऊपर है ग्रुप में और आयोडीन नीचे है, क्योंकि आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में यही लिखा है कि डाउन इन अ ग्रुप जाने पर एटॉमिक मासेज बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर ये भी आपको याद है तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर इसका, फिर इसका। तो ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ऐसे भी आपको ईजी पड़ेगा। तो देखो है क्या यहाँ पे, तो आपने देखा क्या कि जो हायर एटॉमिक मास रखा उसको हमने फर्स्ट नंबर दिया। आपको सेकेंड नंबर देने की ज़रूरत कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 तो मैंने जानबूझ के दे दिया जिससे थोड़ा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको उसी को नंबर देना जिसके मासेस हाई हैं इन दोनों में। तो 1 इसको दे दिया, इसमें 1 इसको दे दिया, और ये दोनों देख सकते हो क्या है, सेम प्लेन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में आने वाले को हम बोलते हैं जेड। अगर इसी में रीअरेंज थोड़ा अलग कर दो तो जेड मतलब समझ रहे हो ना, सिस होता है। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C कर दो और टिक 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 कैसे लिख दो यहाँ पे, और क्या करो बस Br को ऊपर लिख दो, आयोडीन जहाँ है वहीं रहने दो। अब बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे A1A है और A1A है, तो क्या हो जाएगा E। ठीक है, क्या हो जाएगा E। क्लियर। देखो मैं आपको E और Z में याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा E है और Z है। E को हम ट्रांस बोलते हैं, Z को हम सिस बोलते हैं। E मतलब एंड, एंड का जो स्पेलिंग होता है END होता है। E मतलब एंड, यानी 2 टर्मिनल पे अगर हो, अपोजिट टर्मिनल पे सेम ग्रुप हो, टिक। अब यहाँ तो सेम ग्रुप है नहीं, तो अपोजिट टर्मिनल पे अगर ऐसे एटम या ग्रुप हो जिसके मासेज क्या हाई है, तो देखो यहाँ दिख रहा है ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो ब्रोमीन का मास यहाँ पे इस कार्बन पे ज़्यादा है, आयोडीन का इधर है, तो एक दूसरे के एंड पे है, एक दूसरे के टर्मिनल पे है, एंड पे है, ऐसे ऐसे। तो इसलिए क्या हो गया, ई। ये एक तरीके का मेरा शॉर्टकट है जानने का। तो ऐसे अगर आप भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और ओबियसली अगर ई है, अगर वही हायर एटॉमिक मास के जो है एटम या ग्रुप सेम प्लेन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और देता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, ध्यान से समझना, यहाँ पे D है और यहाँ पे CH3 है। नाउ यू ऑल हैव टू डिसाइड हियर कि E है या Z है। 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। चलो 1 मिनट काफ़ी है, फटाक से करके दिखाओ। आई होप आप कर लोगे फटाक से। एक ये दे देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर दूसरा भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं भी बताऊँगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो C डबल बॉन्ड C है, अगर मैं यहाँ पे OH ले लूँ और यहाँ पे मैं NH2 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं CH3 ले लूँ और यहाँ पे मैं H ले लूँ। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूँ जिससे आपको लगे भाई कि एक दूसरे के अपोजिट और सेम में दिखे। तो देखो, चलो मैं बताऊँ, विल स्टार्ट। देखो आप सोचोगे सर अल्फ़ाबेट क्यों दे दिया। एक्चुअली अल्फ़ाबेट नहीं है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप से है। हाइड्रोजन है जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, ये वाला जो D है ड्यूटेरियम है जिसे हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, और ट्रिटियम है जो आइसोटोपिक फॉर्म में होता है। तो हो गया ना, क्योंकि इनके देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है। तो आप डिसाइड कर पाते हैं एटॉमिक नंबर? बिल्कुल नहीं। मतलब एटॉमिक मास नंबर परफेक्ट है। एटॉमिक मास नंबर ऐसा कह सकते हो कि इसके लिए परफेक्ट इसलिए है क्योंकि एटॉमिक मास नंबर हर एक का डिफरेंट है, तो जिसके बेस में डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले इस कार्बन में देखा जाए एटॉमिक मास में सबसे ज़्यादा किसका है, ट्रिटियम का, इसका तो कम है। इसमें अगर देखा जाए ड्यूटेरियम है और कार्बन है। आप सोचोगे मिथाइल, पूरे याद रखा पूरे मॉलिक्यूल का आपको मास नहीं काउंट करना है, आपको उस एटम का काउंट करना है जो सेंटर कार्बन से क्या हो, कनेक्ट हो। सेंटर एटम से जो है कनेक्ट हो, उस एटम का मास फाइंड करना है। यानी इस कार्बन से कौन कनेक्ट है, कार्बन। हाइड्रोजन तो इससे कनेक्ट है ना, हाइड्रोजन इससे कनेक्ट है,
ध्यान में रखना, इसलिए हमें पहला एटम लेना है जो इस कार्बन से कनेक्ट है। तो पहला एटम कौन है? कार्बन। और कार्बन का मास है 12, यहाँ ड्यूटेरियम का मास तो आपको पता ही है कितना, 2। तो इसका मतलब ये यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। तो देखो इसमें जो हायर स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू CIP वो ऊपर है, और इसमें जो हायर स्पीसीज है कहाँ? नीचे है। तो एक दूसरे के क्या अपोजिट में है? एक दूसरे के अपोजिट में है, तो आप क्या बोलोगे? E। और अगर यही सेम हो जाए तो आप क्या बोलोगे? Z। तो चलो सेम वाला भी पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये E है, मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब क्या करो कि T को यहाँ ले लो और H यहीं रहने दो, और यहाँ D रहने दो, और CH3 यहाँ रहने दो। अब देखो जो हायर स्पीसीज, हायर मास ऑफ स्पीसीज है यहाँ पे, ये दोनों नीचे हैं, एक ही प्लेन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नोट करो। अब बताओ, इसका है ना मज़ेदार टॉपिक, E और Z काफ़ी अच्छा है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है, लेकिन E और Z के फॉर्मेट में। लेकिन यही अगर 2 सेम ग्रुप होता और सेम प्लेन में होता तो सिस होता, अपोजिट में होता तो ट्रांस होता, याद रखो। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो नेसेसरी कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा। अब देखो इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ OH है NH2। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे इस OH का टोटल मास काउंट कर लें। नहीं, बिल्कुल गलती मत करना। यहाँ OH का नहीं, आपको O का मास देखना है। तो O का मास कितना है? 16। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन का मास देखना है। उसके जो सब एटम्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 16, नाइट्रोजन कितना है? 14। तो मास अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसलिए आपने फर्स्ट नंबर इसको दे दिया। तो यानी इस कार्बन पे जो ग्रुप कनेक्टेड है उसमें हमें प्रायोरिटीज मिल गया। कौन है? हाइड्रोक्सिल। और इस कार्बन पे आप देखो यहाँ पे एटम है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एटम कौन है? ये तो मॉलिक्यूल है ना, लेकिन फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन। इसका मास है 12, इसका मास है 1। तो ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, क्योंकि हायर प्रायोरिटी पे हम जा रहे हैं। तो जो हायर प्रायोरिटी है दोनों सेम प्लेन में है, इसका मतलब Z होगा। अगर यही हायर प्रायोरिटी इसी मॉलिक्यूल का अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं क्या करूं, OH को यही रख दूं, NH2 को यही रख दूं, आपका यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे आपका H आ जाए, तो देखो यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी है ये 1 और ये भी 1। क्या किया? सेम ही रख दिया क्या? घुमा दिया मैंने, लगता है घुमा दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखो ये H यहीं पे रखो, यानी CH3। दोनों साइड का घुमा दोगे तो सेम ही आ जाएगा ना। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे तो सही था, घुमाना ही था, घुमाना ही था। क्या कर रहा हूँ? CH3 है और यहाँ H है। देखो क्या है, हायर प्रायोरिटी यहाँ पे है 1 और यहाँ पे हायर प्रायोरिटी है इसका 1। इस कार्बन का हायर प्रायोरिटी यहाँ है, इस कार्बन का हायर प्रायोरिटी ऊपर है और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा? E। और चूंकि इसमें क्या था, हायर प्रायोरिटी इसका ऊपर था, इसका भी हायर प्रायोरिटी ऊपर था, यानी सेम प्लेन में था, तो क्या हो गया? Z। तो ये देखो ये Z है और ये E है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नोट कर लो फटाक से। कुछ और मॉलिक्यूल दूंगा जो आपको आना चाहिए, फटाफट कर लो ढंग से। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। आपको मैं यहाँ पे डिसाइड करना भी सिखाऊंगा क्या होता है। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड है, C है, ठीक है। अब मैं क्या किया कि यहाँ पे OH ले लिया और यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया, ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैंने C ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड H ले लिया। पहले CH3 ले लो और फिर H ले लो। तो बताओ, ये तो लिया था। यहाँ पे CH2 CH3 ले लो। तो ना यू टेल क्या होगा, E होगा या Z होगा। तो अगर देखा जाए तो ये 1 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हायर प्रायोरिटी है, यहाँ पे कार्बन का कम है। ऑक्सीजन का मास 16 है, कार्बन का 12 है। यहाँ पे अगर देखोगे तो नाइट्रोजन आएगा 1। रीजन क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट है, इसमें नाइट्रोजन फर्स्ट है, तो इसलिए 1। तो 1 1 हायर प्रायोरिटी सेम प्लेन में है, तो Z आ जाएगा। और इसी को अगर आप स्विच कर जाते हो तो आपका यहाँ पे आप क्या लिख दो, NH2 यहाँ लिख दो, ये NH2 लिख दो, और यहाँ पे आप CH2 CH3 लिख दो, और यहाँ OH रहने दो, यहाँ पे CH3 रहने दो। तो देखो हायर जो प्रायोरिटी इसका 1 और इसका 1 एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, तो क्या हो जाएगा? E। तो फटाफट नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं।
क्लियर है? देखो कुछ एग्जांपल्स और है, जैसे सी है, डबल बॉन्ड सी है, अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ OH देता हूँ और यहाँ पे OCH3 देता हूँ, और यहाँ पे मैं NH2 देता हूँ और यहाँ पे N के साथ CH3 लगा देता हूँ और CH3 लगा देता हूँ, तब कैसे आप डिसाइड करोगे? क्योंकि यहाँ पे आप पहले देखोगे इस सेंटर कार्बन पे, तो यहाँ ऑक्सीजन है पहला, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो दोनों के मासेज तो सेम है, तो डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाओगे। तो आपको सेकंड एटम लेना है। सेकंड इसमें कौन है? हाइड्रोजन है, जिसका मास एक होता है, लेकिन इसमें सेकंड कौन है? कार्बन है, तो मतलब इसका हायर प्रायोरिटी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन है, तो इसकी हाई प्रायोरिटी, तो A1 हो गया और A2। अब इसमें देखोगे कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का मास तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है? कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक दूसरा आइटम कौन है? कार्बन। इसमें दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, तो हायर प्रायोरिटी इसमें 1, तो यहाँ पे 1 1 दोनों सेम प्लेन में, इसलिए क्या हो जाएगा? Z। अगर इसी को आपको E में राइट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, OCH3 को ऊपर लगा दो और OH को नीचे लगा दो, और बाकी का एक साइड का एज इट इज रखो, बस दूसरे साइड को क्या करना है? चेंज कर देना। ठीक है, देखो A1 और A1 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? E। क्लियर है? तो नोट कर लो फटाक से, नोट कर लो फटाक से। होप आपको समझ में आया होगा। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाओ। देखो प्रायोरिटी है, यहीं CIP है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही। एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज करो आपके पास C है, यहाँ पे आप क्या करो? CH डबल बॉन्ड CH2 लिखो, यहाँ पे क्या करो? C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आप NH2 लिख दो, और यहाँ पे NH2 भी मत लिखो, यहाँ N और CH3 लिख दो और H लिख दो इसके साथ, और यहाँ पे CH3 लिख दो। अब बताओ क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है? पहले इस सेंटर एटम को देखो, इसमें इधर CH डबल बॉन्ड CH2, इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब देखो जब डबल बॉन्ड हो और उससे एक कार्बन हो, तो इसको हम कंसीडर ये करते हैं कि इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे कनेक्ट है, याद रखना क्या है? 2। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है और CH है, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप, यानी 3 कार्बन कनेक्ट है। ऐसे आपको डिसाइड करना है CIP के अकॉर्डिंग। अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो किस में है? फर्स्ट एटम इसमें है, फर्स्ट एटम सेम है इसमें, लेकिन 2 एटम सेम है इसमें, 3 एटम, मतलब इसमें 2 और 2, तो मिथाइल भी सेम, मिथाइल भी सेम, मिथाइल भी सेम, तो ये 2 मिथाइल सेम है, लेकिन तीसरा क्या है? हाइड्रोजन, इसमें तीसरा क्या है? कार्बन। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एटम है इसी का हायर है, इसलिए हमारा ये 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं यहीं पर इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा? ये फर्स्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका ए मीनिंग होता है कि इसके साथ 3 कार्बन है। अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है इसके साथ 2 कार्बन है, तो जो 3 कार्बन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, दिस वन। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है पहला, इसमें भी नाइट्रोजन पहला है, लेकिन दूसरा इसमें कार्बन है, इसमें दूसरा कार्बन है, तीसरा इसमें हाइड्रोजन है और तीसरा इसमें कार्बन है, तो मतलब इसमें प्रायोरिटी है क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कार्बन के नंबर चाहते हैं, तो इस वजह से पहला प्रायोरिटी। तो ये दोनों सेम प्लेन में, इसलिए क्या होगा? Z। अगर यही दोनों अपोजिट प्लेन में होता तो क्या होता? ट्रांस। Z मतलब E, याद रखना Z का मतलब है यहाँ पे अपना सिस, और इसी का अपोजिट प्लेन बना दोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। चलो दिखाता हूँ। C यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दो, बस आप इसको क्या करो? चेंज कर दो, ऊपर CH3 ले लो, नीचे क्या करो? NaCH3 ले लो। क्लियर है? तो इसमें देखो ये 1 यहाँ है और इसमें 1 यहाँ है, तो क्या हो गया? E हो गया, और ये क्या हो गया? Z हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको आज समझ में आया हो गया कि क्या है, किस तरीके से हमने यहाँ पे सिस ट्रांस और E और Z किया है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा यहाँ पे सिन और एंटी, एरिथ्रियो और थ्रियो। तब तक इससे रिलेटेड जितना हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। डाउट्स आते हैं तो कमेंट करो, आई विल टेल यू। तब तक आप अपना ख्याल रखिए,
ऑल द वेरी बेस्ट।